एग्जाम सिर्फ नंबर्स का नाम नहीं होता है, बल्कि ये हमें बताता है कि आया स्टूडेंट कितना समझा है और कितना सीखा है। जी हाँ, आज मैं एक ऐसे प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो हर दिल अजीज टीचर की हार्ट बीट है, यानी असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज का टॉपिक हर टीचर के लिए फाउंडेशन की तरह है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो टीचिंग ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाती है। डियर टीचर्स, एक सवाल सोचिएगा, क्या एग्जाम का काम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को नंबर्स देना होता है, ग्रेड्स देना होता है, या फिर इस चीज को भी मद्देनजर रखना होता है कि आया स्टूडेंट सीख क्या रहा है और कितना समझ रहा है? यहीं से स्टार्ट होता है आज का हमारा लेक्चर, असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। असेसमेंट की डेफिनेशन, इवेल्युएशन की डेफिनेशन, इन दोनों को मैं बहुत अच्छे अंदाज में क्लियर करने जा रहा हूँ। उसके बाद हम असेसमेंट के टाइप्स देखेंगे, इवेल्युएशन की भी टाइप्स हैं वो भी हम देखेंगे। और इस लेक्चर को सुनने के बाद आप आज सीख जाएंगे कि किस तरह लर्निंग होती है, किस तरह लर्निंग को बेटर बनाया जाता है और किस तरह टीचिंग को भी इम्प्रूव किया जा सकता है। So now let's talk about what is assessment. Assessment is a way to check how much someone has learned or understood about a subject. It helps teachers, students and parents know what a student knows and what they still need to know or learn. Think of it like a quiz or a test that shows your progress. So the main purpose of assessment is to find out how well a student is doing or learning about a टॉपिक और सब्जेक्ट। असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि आया बच्चा सीख भी रहा है या नहीं सीख रहा और कितना टॉपिक को समझ रहा है। यहाँ मैंने असेसमेंट जो टर्म है उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन शॉर्ट में लिखी है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट लर्निंग। असेसमेंट एक ऐसा तरीका होता है जहां पर लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही होती है। इसका जो फोकस होता है वो लर्निंग को इम्प्रूव करने का होता है, यानी कि किस तरह हम अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकते हैं और किस तरह बच्चा किस अंदाज में ज्यादा अच्छे तरीके से टॉपिक को कवर कर रहा है और समझ रहा है। याद रखिएगा कि ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे कि ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर टीचर असेसमेंट करता रहता है। जैसे कोई भी टॉपिक शुरू करवाने से पहले टीचर उस टॉपिक के बारे में बच्चों से सवालात करता है, उनकी प्री नॉलेज चेक करता है कि आया वो पहले से इस टॉपिक के बारे में कितना जानते हैं। फिर जब वो टॉपिक पढ़ा चुका होता है, फिर छोटे मोटे शॉर्ट क्वेश्चंस करना उसके बारे में, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनकी कंप्रहेंशन चेक करना कि आया बच्चों ने कितना समझा है। एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं: ऑब्जर्वेशन, क्वेश्चनिंग, डेली क्लास टेस्ट। टीचर बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि वो एक्टिवली टॉपिक को सुन रहे हैं, लेक्चर पे उनका फोकस भी है या नहीं है, और है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ये तमाम चीज ऑब्जर्वेशन में टीचर चेक करता है। उसके बाद टीचर, यानी कि जब भी कोई टॉपिक नया स्टार्ट करवाने जा रहा होता है तो उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चनिंग करना। मोर ओवर यहाँ पर टीचर होमवर्क भी चेक कर रहा होता है। डेली बेस पर जो भी होमवर्क वो बच्चों को देता है उसको चेक करना भी असेसमेंट ही कहलाता है। सो बेसिकली असेसमेंट का जो मेन पर्पज और फोकस होता है वो बच्चों की लर्निंग को बेहतर बनाना होता है और टीचर को अपनी टीचिंग इंप्रूव करने का भी इसमें मौका फराहम किया जा रहा होता है। अब सवाल ये है कि असेसमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? Why is assessment so important? क्योंकि असेसमेंट के जरिए टीचर को पता चलता है कि बच्चे कौन से टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है और कौन से टॉपिक में वीक है। आया उनकी स्ट्रेंथ किन टॉपिक्स के अंदर है और किन टॉपिक्स में उनकी वीकनेसेस देखी जा सकती हैं, और कौन सा टीचिंग मेथड टीचर के लिए इफेक्टिव है। तो यहाँ मैंने पर्पस में लिखा है आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। वही बात है कि टीचर को आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है कि बच्चा कौन से टॉपिक में स्ट्रॉन्ग है और कौन से टॉपिक्स में वीक है, कहाँ कहाँ पर उसकी वीकनेसेस देखी जा रही है, उनको इम्प्रूव करना। इम्प्रूव टीचिंग मेथड्स, टीचर को इफेक्टिव मेथड ढूंढने का, तलाश करने का मौका मिलता है कि यार इस तरीके से बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पा रहा है, लर्निंग जो है वो अच्छी बेटर अंदाज में हो रही है, तो टीचर अपने टीचिंग वे और टीचिंग मेथड को भी चेंज करता है। असेसमेंट के जरिए ये तमाम चीजें हो रही है। दूसरा, मोटिवेट स्टूडेंट्स। असेसमेंट जब टीचर करता है स्टूडेंट्स की तो वो मोटिवेट रखता है तमाम स्टूडेंट्स को। और आखिर में मैंने लिखा है डिसाइड, प्रमोशन और फीडबैक। असेसमेंट के जरिए ही आप डिसाइड कर सकते हैं एज अ टीचर कि किस बच्चे को प्रमोशन देना चाहिए और किसके बारे में क्या फीडबैक आपका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज्यादा बच्चे ग्रामर में वीक हैं तो
टीचर अपना वे ऑफ टीचिंग चेंज करेगा और इफेक्टिव मेथड को ही यूज करेगा ताकि बच्चा उस टॉपिक में स्ट्रांग हो जाए। बस इसी तरह असेसमेंट टीचिंग को इम्प्रूव करता है और बेहतर बनाता है। नाउ द क्वेश्चन इज how many types of assessment are there? So basically there are two types of assessment, formative assessment and summative assessment. But in this video lesson I will tell you diagnostic assessment as well, placement assessment, initiative assessment too. Okay, so these three types will be covered in my video lesson so that you understand assessment very well. Formative assessment क्या है? Formative assessment, these are small checks during learning. यानी ऐसे समझें कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसा टीचर होता है जो स्टूडेंट को गिरने से पहले ही उठा लेता है, गिरने से पहले ही उसका हाथ थाम लेता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये स्मॉल चेक्स होते हैं क्लास के दौरान, जब भी टीचर लेक्चर दे रहा होता है, किसी टॉपिक को समझा रहा होता है या समझा चुका होता है, तब वो फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है। जैसे कि एक टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ाते हुए बच्चों से सवाल करे, बेटा आपको समझ आ गया या नहीं। एक बच्चा कहता है यस मैडम या यस सर, मुझे बहुत अच्छे से समझ आ गया, बट उसी के बराबर में बैठा हुआ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो आप उससे पूछें बेटा आपको इस बारे में क्या समझ नहीं आया, आप कंफ्यूजन का शिकार हैं, तो मुझे बताएं कि कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई है। तो यहीं पर दोबारा से उस लेक्चर को दोहराना या फिर उस पॉइंट पर आपने दोबारा डिस्कशन करनी है जहां पर वो बच्चा वीकनेस महसूस कर रहा है कि ये चीज मुझे अच्छे से समझ नहीं आई है। सो देयर यू हैव टू रिपीट द लेक्चर अगेन। ये होती है फॉर्मेटिव असेसमेंट। यानी अगर आप पूरी क्लास से सवाल नहीं करते हैं कि समझ आया या नहीं और बच्चों की कंफ्यूजन दूर नहीं करते हैं, तो बच्चे एग्जाम में, टेस्ट में वो ग्रेड्स और नंबर नहीं लेकर आएंगे और आपकी टीचिंग इफेक्टिव नहीं रहेगी। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट है, एक ऐसा टीचर है जो कि गिरने से पहले ही उस बच्चे को थाम रहा है, यानी कि टेस्ट में फेल होने से पहले ही, एग्जाम में फेल होने से पहले ही उस बच्चे को उस टॉपिक में स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वो ना गिरे और ना ही फेल हो। तो ये क्या होते हैं, छोटे छोटे क्विज, शॉर्ट क्विजेस क्लास के दौरान करना, क्लास एक्टिविटीज करवाना ताकि इंप्रूव हो सके बच्चों की लर्निंग। और होमवर्क फीडबैक भी इसी का पार्ट है, यानी होमवर्क जो आप देते हैं फिर होमवर्क को आपने चेक जो करना होता है, ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का ही एक पार्ट है। तो हमने देखा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट होती है जो कि ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द लेक्चर आप करते हैं। किसी भी टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप बच्चों से पूछते हैं, आस्क करते हैं कि बेटा ये चीज मैंने अभी बताई थी, बताए एग्जाम्पल मैंने क्या दिया था और कौन सी चीज कैसे थी। बच्चों का अगर अच्छा फीडबैक आ रहा है, बच्चे अच्छे से उसको बयान कर रहे हैं, सो दैट मींस योर टीचिंग इज इफेक्टिव और लर्निंग इंप्रूव हो रही है। लेकिन अगर बच्चों के अच्छे फीडबैक नहीं आ रहे, बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं है, उनको कंप्रहेंशन अच्छी नहीं हुई है, तो आपने दोबारा वंस अगेन टीचिंग वे को चेंज करके बच्चों को उस टॉपिक को पढ़ाना है ताकि उनकी कंप्रहेंशन भी अच्छी हो सके। तो यहाँ टिप टू रिमेंबर फॉर टीचर्स, फॉर्मेटिव का यही है कि फॉर्मेटिव को आप ऐसे याद रखेंगे कि फॉर्मेटिव हेल्प्स टू फॉर्म बेटर लर्निंग। तो ये हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गई। अब ना Now let's talk about summative assessment. Summative assessment जो है वो एक ऐसी असेसमेंट होती है जो कि एट द एंड ऑफ द सिलेबस या एट द एंड ऑफ द लर्निंग की जाती है। इसका मेन पर्पस होता है जजमेंट देना कि आया बच्चे ने क्या सीखा और कितना सीखा, और इसमें फाइनल आपके सामने ग्रेड्स की सूरत में, नंबर्स की सूरत के अंदर बच्चों की रिपोर्ट आ जाती है कि आया जो सिलेबस टीचर ने कवर करवाया है वो कितना इफेक्टिव रहा और बच्चे कितना सीख सके। अब इसकी जो है शॉर्ट सी मैंने डेफिनेशन यहाँ लिखी है, दीज हैपन एट द एंड ऑफ अ टॉपिक और कोर्स। कोई भी कोर्स या टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम जो असेसमेंट करते हैं बच्चों की, वो समेटिव असेसमेंट होती है। जैसे कि फाइनल एग्जाम जब भी होता है जब हम सिलेबस कवर करवा चुके होते हैं या फिर हम टॉपिक्स, यूनिट्स को कवर अप करवा चुके होते हैं, टू सी द ओवरऑल अचीवमेंट। और ये होती क्यों है, ताकि हम ओवरऑल अचीवमेंट बच्चे की देख सके, ना सिर्फ बच्चे की बल्कि आया टीचिंग हमारी इफेक्टिव रही, बच्चों पर क्या प्रोफाउंड इफेक्ट रहा है हमारे टीचिंग का। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं समेटिव असेसमेंट के। ये होती है एट द एंड ऑफ लर्निंग। ये बेटा अगर आप चाहें तो अपने
रजिस्टर कॉपीज के अंदर नोट कर सकते हैं। सुमेटिव असेसमेंट में एट द एंड ऑफ लर्निंग ये होती है, जजमेंटल होती है, यानी इसमें जज किया जाता है नंबर्स ग्रेड वगैरह देके, और मेजर करती है हमारी फाइनल अचीवमेंट। बच्चों की जो फाइनल अचीवमेंट होती है उसको मेजर किया जाता है इसमें ग्रेड्स और रिजल्ट्स की सूरत के अंदर। फॉर एग्जांपल फाइनल एग्जाम के अंदर हमें ग्रेड्स और नंबर्स की सूरत में सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, मार्कशीट्स दी जाती है, ठीक है। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर हमें मार्कशीट, मार्क्स दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट के। हर तरह से हमारी एक तरीके से असेसमेंट हुई होती है कि आया हम कितना पानी में थे। फिर हम आ जाते हैं, एनुअल टेस्ट भी हमारे जो है सुमेटिव असेसमेंट के अंदर ही आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना बेहद जरूरी है, जहां मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा सादा सा एग्जांपल देता हूँ सुमेटिव असेसमेंट यानी एट द एंड ऑफ सिलेबस जो भी आप असेसमेंट करेंगे वो सुमेटिव असेसमेंट कहलाएगी। और अब मैं यहाँ पर आपको एक टिप टू रिमेंबर दे रहा हूँ, फॉर्मेटिव असेसमेंट और सुमेटिव असेसमेंट के दरमियान आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसे समझिएगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो किसी भी मैच की प्रैक्टिस। एग्जाम्पल, फ्राइडे को आपका मैच है और उससे पहले जो डेज आपके पास हैं उसमें आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये तमाम आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। लेकिन जो फाइनल मैच है आपका फ्राइडे को वो आपकी सुमेटिव असेसमेंट होगी, यानी इसके बाद आप या तो हार जाएंगे, फेल हो जाएंगे, या आप पास हो जाएंगे, यानी कि आप जीत जाएंगे। सो फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को आप याद रखेंगे इस तरीके से कि फॉर्मेटिव असेसमेंट आप याद रखिएगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट मींस सर्विंग और फॉर्म समथिंग, कुछ फॉर्म करना, कुछ बनाना, किसी चीज को सर्व करना, ठीक है। स्पेशली हैविंग अ प्रोफाउंड और लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन्स डेवलपमेंट, किसी भी शख्स की लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, ठीक है, और उस पर एक गहरा असर छोड़ देना, ये आपकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में आप बच्चों को इस तरीके से तमाम टॉपिक्स, तमाम चीजें समझाते हैं कि उनका असर उन पर देर पा रहता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ठीक है। उन पर बड़ा गहरा असर रहता है उन टॉपिक्स का, काफी टाइम तक उन टॉपिक्स को याद रखते हैं। एज अ टीचर आपको कोई भी टॉपिक इतना आसान और एग्जाम्पल्स ऐसे देना कि वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर सके, ठीक है। यहाँ मैंने फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में थोड़ी और डिटेल आपको दे दी है। सुमेटिव असेसमेंट को हम उर्दू में कह देते हैं खुलासा, ठीक है, यानी समराइजेशन। जब आप समरी कर देते हैं पूरे सिलेबस का बच्चों की अचीवमेंट देखने के लिए कि आया बच्चों ने कितना सीखा है, हमारी टीचिंग जो है वो कितनी इफेक्टिव रही है, तो ये तमाम चीजें आप सुमेटिव असेसमेंट के जरिए जज करते हैं। जिस तरह एक डॉक्टर अपने पेशेंट को डायग्नोस करता है किसी भी इलाज से पहले, इसी तरह टीचर भी कोई भी न्यू टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों को डायग्नोस करता है, उनका प्री टेस्ट लेता है। इससे क्या होता है? इससे होता है कि स्टूडेंट की वीकनेसेस टीचर को पता लग जाती है कि आया उस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट को क्या पता है और कहां पर गैप पाया जा रहा है, कहां पर उसको फोकस करने की जरूरत है, किस एरिया पर टीचर को जरूरत पड़ेगी टू चेक बैकग्राउंड प्रियर नॉलेज। और सबसे बेस्ट काम जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट करती है वो यही करती है कि बैकग्राउंड नॉलेज जो स्टूडेंट्स के पास होती है किसी भी टॉपिक के अबाउट, उसको वो पहले से जान लेता है। फिर इससे टाइम भी बचता है और टीचर सिर्फ उन एरियाज पर फोकस कर पाता है जहां पर स्टूडेंट्स को नीड होती है। अब यहाँ मैंने एक और चीज लिखी है, टू फाइंड लर्निंग प्रॉब्लम्स। डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो है वो लर्निंग प्रॉब्लम्स को भी फाइंड आउट करके देती है टीचर को कि आया बच्चा कहां पर बहुत ज्यादा लैग कर रहा है और किस वजह से कर रहा है। डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज लाइक अ चेकअप बिफोर स्टार्टिंग अ लेसन या टॉपिक। जैसे कि कोई भी इलाज शुरू करने से पहले, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम एग्जांपल, जैसे इलाज शुरू करने से पहले कोई भी डॉक्टर हमारे खून का सैंपल लेता है, हमारी बहुत सी टेस्ट रिपोर्ट्स करवाता है डायग्नोस करने के लिए ना, ताकि इसका प्रॉपर इलाज हो सके जो भी बीमारी हमें है। तो इसी तरह ये एक चेकअप की तरह होता है और ये टेस्ट रिपोर्ट बनती है कि आया स्टूडेंट्स क्या जानता है, कहां पर गैप पाया जा रहा है,
और तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर टीचर उस टॉपिक को कवर अप करवाता है। तो यही डायग्नोस्टिक असेसमेंट है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन मिसाल देने जा रहा हूँ, वो ये है। सो बिफोर गिविंग द एग्जाम्पल, मैं आपको बता दूं कि ये कौन से क्वेश्चन से शुरू होती है, डायग्नोस्टिक असेसमेंट शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है डायग्नोस्टिक असेसमेंट का कि व्हाट द स्टूडेंट ऑलरेडी नो, यानी कि उनका बैकग्राउंड और प्रियर नॉलेज को चेक करना। तो यही क्वेश्चन बनेगा हमारे पास, व्हाट दे ऑलरेडी नो। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है व्हाट गैप्स एग्जिस्ट, कहां कहां पर गैप्स मौजूद हैं जहां जिसको टीचर को फुलफिल करना है और बच्चों की लर्निंग को इंप्रूव करना है, उस टॉपिक को क्लियर अंदाज में क्लियरिटी देनी है। एंड नंबर थर्ड क्वेश्चन हमारे पास डायग्नोस्टिक असेसमेंट का आता है वेयर टू फोकस योर टीचिंग, यानी कि आपको अपनी टीचिंग में कहां कहां पर फोकस करना है, टॉपिक में कौन कौन सी जगहें हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको मद्देनजर रखकर उन बच्चों को पढ़ाना है। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट के ये क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने यहाँ उतार दिए हैं। यू पीपल कैन आल्सो नोट डाउन इन योर रजिस्टर्स एंड कॉपीज बिकॉज दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट अबाउट डायग्नोस्टिक असेसमेंट। जब भी डायग्नोस्टिक असेसमेंट की बात आएगी तो इस तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होंगे। एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि स्टूडेंट क्या जानता है, कौन कौन से गैप्स मौजूद हैं उनकी अभी भी लर्निंग में, उनकी जो प्रियर नॉलेज है, और आपको कहां पर फोकस करने की जरूरत है। जब आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाते हैं। तो जब ये क्लियर हो जाएंगे तो आपका टाइम भी सेव होगा और आप अच्छे अंदाज में अपनी टीचिंग को इफेक्टिव मेथड के साथ टीच कर सकेंगे। Diagnostic assessment saves time because you focus on gaps, not everything. Diagnostic assessment टीचर और स्टूडेंट दोनों का टाइम सेव करती है बिकॉज एज अ टीचर आप सिर्फ और सिर्फ गैप्स पर फोकस करते हैं। किसी एरिया पर वो वीक है, वहां उन्हें कमांड हासिल नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो टीचर भी उन ही एरियाज को फोकस करता है, दोनों का टाइम सेव हो जाता है। So we can say student gets targeted help in diagnostic assessment. It's like taking a shortcut by knowing what exactly students know and what they still need to know. तो यहाँ पर मैं आपको एक बेहतरीन सी मिसाल देने जा रहा हूँ, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था, एक ऐसी मिसाल, एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और डायग्नोस्टिक असेसमेंट आपकी एज अ टीचर और स्टूडेंट लर्निंग और टीचिंग दोनों को बेहतर बना देगी। जैसे कि आपने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश क्लास 7 की बुक में से किसी एक टॉपिक पर डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेनी है, तो आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक टॉपिक हमारे पास आ जाता है क्लास 7 की जो बुक है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की, यूनिट नंबर 1 में एक टॉपिक है बीइंग गुड एंड काइंड। टॉपिक का नाम मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, टॉपिक है हमारा So the topic name is being good and kind, यानी अच्छा होना और मेहरबान होना। ये हमारा नेम ऑफ द टॉपिक है। अब आपने यहाँ पर एज अ टीचर डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेनी है, तो आप क्या करेंगे? अब आपने इस टॉपिक पर 2 मिनट में डायग्नोस्टिक असेसमेंट लेनी है। टीचर कहेगा बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेसन बीइंग गुड एंड काइंड, आई वांट टू सी व्हाट यू ऑलरेडी नो। टीचर कहेगा कि इससे पहले कि मैं इस टॉपिक को शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप बच्चों की प्रियर नॉलेज, बैकग्राउंड नॉलेज इस टॉपिक के अबाउट जो भी है उसे जान लूं। एज अ टीचर स्टेप बाय स्टेप आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट आप ले रहे हैं। स्टेप नंबर 1, ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चंस आप स्टूडेंट्स से करेंगे इस टॉपिक के अबाउट। वो क्या होगा? नंबर 1 क्वेश्चन विल बी व्हाट डज द वर्ड काइंड मीन्स। ये जो वर्ड काइंड है, इस काइंड का माना बताओ बच्चों। अब अगर बच्चों की वोकैब्युलरी स्ट्रॉन्ग होगी तो काइंड का वो माना बता देंगे, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, हैव यू एवर हेल्प्ड समवन। क्या बच्चों आपने कभी किसी की बिना मतलब के मदद की है? तो अब बच्चों के रिव्यूज, बच्चों की बातें आप सुनेंगे। हर बच्चा अलग डिफरेंट वे में अपना एक एक्सपीरियंस बताएगा, कुछ भी बता सकता है। हर बच्चे को आपने सुनना है कि बेटा आप बताओ कि आप कितने अच्छे हो और कितने मेहरबान हो। तो बच्चे अब अपनी मेहरबानियां जो वो कर चुके होंगे, या फिर बहुत से बच्चे होंगे जो
जिन्होंने नहीं भी की होगी तब भी उनके पास इतनी सारी मिसालें होंगी कि आपको बहुत मजा आएगा। So the next question will be, so the next question you will ask to your students will be, have you ever helped someone? क्या बच्चों आपने कभी किसी की मदद की है? अब बच्चे मुख्तलिफ जवाबात देंगे कि मैंने इसकी मदद की, ऐसे किया, सब बच्चों को आपने सुनना है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि बच्चे मॉरल वैल्यूज के बारे में कितना जानते हैं और इंसानियत उनमें कितनी है। You will ask question number 3, is being good the same as kind and how? आप बच्चों से पूछेंगे कि अच्छा होना और मेहरबान होना क्या दोनों एक ही चीज है या मुख्तलिफ चीजें हैं, और मुख्तलिफ चीज है तो फिर आप बताइएगा कैसे। यानी कि अच्छा होने की क्वालिटीज भी बच्चे बताएंगे और मेहरबान होने की क्वालिटीज भी आप बच्चों से पूछ रहे हैं। कुछ बच्चे होंगे तो इन दोनों को मिक्स कर देंगे और कुछ होंगे जो इनका सही से डिफरेंस बता सकेंगे। सो इसका मेन पर्पस क्या होगा, आप स्टूडेंट्स की स्पीकिंग पावर भी देख रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस भी चेक कर रहे हैं कि आया जो भी नॉलेज बच्चों के पास है वो उससे एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं, उसको आउटपुट भी कर रहे हैं जो भी इनपुट उनमें है, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ घबरा जाते हैं कोई भी जवाब देते हुए। क्योंकि बच्चों में बहुत सी तादाद ऐसे बच्चों की होगी जो कि अनकॉन्फिडेंस, डिसकंफर्ट फील कर रहे होते हैं, उनके पास कॉम्पिटेंस तो होता है लेकिन परफॉर्मेंस उनकी इतनी अच्छी नहीं होती। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, उनकी परफॉर्मेंस, उनका आउटपुट, उनका वे ऑफ एक्सप्रेशन, वे ऑफ टॉकिंग सब बहुत अच्छा होगा। तो आप यहाँ पर बच्चों की स्पीकिंग पावर, कॉन्फिडेंस लेवल, ईच एंड एवरीथिंग चेक कर रहे हैं इन सवालों को करके, उनके जवाबात के जरिए। और आप मॉरल वैल्यूज भी बच्चों की चेक कर रहे हैं कि आया बच्चे हुस्न अखलाक के बारे में क्या जानते हैं, उनका हुस्न अखलाक क्या और किसके साथ कैसा रहा है। सो आइए मैं ये जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चंस को यहाँ लिख देता हूँ। सो एज अ टीचर आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आपने टॉपिक शुरू करवाया, उसके बाद आप ओरल क्वेश्चंस पूछेंगे। आप एज अ टीचर कहेंगे, बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेसन, बीइंग गुड एंड काइंड, आई वांट टू नो व्हाट यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस टॉपिक। फिर आप कोई ओरल क्वेश्चंस करेंगे, तो ओरल क्वेश्चंस में यहाँ लिख देता हूँ कौन से हैं। नंबर 1 क्वेश्चन आपका होगा, What does the word kind mean? बताओ बच्चों, kind जो ये वर्ड है यहाँ पर, इसकी मीनिंग क्या है। अब बच्चों के जवाबात आपने सुनने हैं। सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया वो ये था, Have you ever helped someone? थर्ड क्वेश्चन जो मैंने बताया आपको, Is being good the same as being kind और how? कि आया अच्छा होना और मेहरबान होना ये दोनों क्वालिटीज एक जैसी हैं, सेम है, या फिर इनमें कोई डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो बताओ कैसे। तो थर्ड क्वेश्चन में लिख देता हूं मैं यहाँ, Is being good the same as being kind? How? मैंने बताया आपको कि इन ओरल क्वेश्चंस का मेन पर्पस जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हमारे पास होता है वो बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को चेक करना। आया बच्चे एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी थॉट को, अपने आइडियाज को, अपने एक्सपीरियंसेस को, और कॉन्फिडेंट हैं या नहीं अपनी बात में। और आया कितने बच्चे हैं जो डिसकंफर्ट फील कर रहे हैं, वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो अपने कॉम्पिटेंस को परफॉर्मेंस में नहीं कन्वर्ट कर पाते हैं, जो भी इनपुट उनके पास है वो आउटपुट उनको करना नहीं आता है। ये भी आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट में देख लेंगे। तो बच्चों की कैटेगराइजेशन भी इस तरीके से आप कर सकते हैं कि ये बच्चे वीक हैं और ये बच्चे स्ट्रॉन्ग हैं। तो यहाँ से आपको डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये चीज भी क्लियर कर देगी। फिर हम आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज ऑल दिस। नाउ हियर कम्स स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ टीचर टू नो whether his or her students are strong in vocabulary or they are weak. So here what will the teacher do? व्हाइट बोर्ड पर वो कुछ वर्ड्स लिखेगा। यहाँ पर कुछ वर्ड्स इस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं, जैसे कि नंबर 1 वर्ड हमारे पास आता है काइंड। सेकंड हमारे पास आ जाता है रिस्पेक्ट। नंबर 3 केयर।
Number fourth, good. And number fifth, help. Now, what will the teacher ask student to do? टीचर कहेगा स्टूडेंट्स से, टीचर will ask students to write two words meaning in their copies and then let him or her check. Let me write the question as well. Question क्या होगा? Question होगा write write the meaning of any two words you know. बच्चों से कहा जाएगा कि इन वर्ड्स में से जिनकी भी मीनिंग इनको पता है तो दो वर्ड्स की मीनिंग आप अपनी कॉपीज में लिखें और मुझे चेक करवाएं। तो इससे क्या होगा? व्हाट विल बी द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स डू दिस एक्टिविटी? वोकैब्युलरी लेवल चेक एंड वीक vs स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन। सो पर्पस क्या है हमारे पास इस एक्टिविटी का? नंबर वन हमारे पास वोकैबुलरी चेक हो जाएगी, एंड नंबर सेकंड स्ट्रॉन्ग वर्सेस वीक स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई। तो ये दो मेन पर्पस होंगे इस एक्टिविटी को करवाने के, कि वोकैबुलरी लेवल चेक हो जाएगा बच्चों का और स्ट्रॉन्ग वीक स्टूडेंट्स आइडेंटिफाई कर लेगा टीचर कि आया किन स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है और किन स्टूडेंट्स की वोकैबुलरी वीक है। So now let's jump to the step number 3. Now here comes step number 3. Step number 3 में टीचर स्टूडेंट्स को कहेगा लिसन केयरफुली, बेटा गौर और तवज्जो से सुनो। जब टीचर बच्चों को ये कह देगा तो बच्चे अपनी एक्टिव लिसनिंग करना शुरू कर देंगे। नाउ हियर टीचर विल रीड फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द टॉपिक अलाउड एंड टीचर स्टूडेंट्स को कहेगा कि बेटा आपने अच्छे तरीके से अब ये पैराग्राफ सुना है, अब मुझे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो। टीचर कहेगा क्वेश्चन नंबर 1, Who is the topic about? बच्चों आपने पहला पैराग्राफ सुना अच्छे तरीके से, अब मुझे ये बताओ कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। ठीक है, बच्चे फिर बताना शुरू करेंगे, जिनकी कंप्रिहेंशन अच्छी होगी, जिनकी प्रेडिक्शन स्किल अच्छी होगी, लिसनिंग स्किल अच्छी होगी, वो बच्चे बताना शुरू करेंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन एज अ टीचर आप पैराग्राफ सुनाने के बाद बच्चों से करेंगे, इज द लेसन अ स्टोरी और अ मैसेज? बच्चों बताओ कि ये जो टॉपिक है ये पूरी की पूरी एक कहानी है या फिर ये कोई सबक है? यानी अब आप बच्चों की प्रेडिक्शन स्किल चेक कर रहे हैं, आपने अभी तक पूरे तरीके से टॉपिक को नहीं पढ़ाया, नहीं कंप्रहेंड करवाया, उसके बावजूद एक ही पैराग्राफ पढ़ने के बाद आप बच्चों से ये सवाल कर रहे हैं कि आया बच्चों ये मैसेज है या कोई ये कहानी है। यानी आप बच्चों की प्रेडिक्शन स्किल चेक करना चाह रहे हैं, तो डायग्नोस्टिक असिस्टेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आप करेंगे, What do you think the lesson will teach us? बच्चों बताओ आप क्या सोचते हो कि ये सबक हमें क्या सिखाएगा? अब बच्चे मुख्तलिफ डिफरेंट आंसर्स जवाबात देंगे, जिन्हें आप सुनकर अच्छे से बच्चों की कंप्रहेंशन को चेक करेंगे कि बच्चे टॉपिक को कितनी हद तक समझ पा रहे हैं। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस लिसनिंग एक्टिविटी? लिसनिंग एक्टिविटी की जो मेन पर्पस है वो यहाँ मैं आपको लिख रहा हूँ कि आप जो है बच्चों की लिसनिंग स्किल चेक करेंगे। यहाँ पर ये एक पर्पस हो गया। नंबर सेकंड प्रेडिक्शन स्किल भी यहाँ पर बच्चों की चेक हो जाएगी कि आया बच्चे किसी भी टॉपिक का एक या दो पैराग्राफ सुनने के बाद उसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, आया उनकी लिसनिंग अच्छी है, आया उनकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग है, तभी वो सेंटेंस को समझ रहे हैं जो भी हमने पढ़ा है, उसके बाद वो उसको ट्रांसलेट करके यानी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि ये जो लेसन है ये इस अबाउट होगा। तो प्रेडिक्शन स्किल भी आप बच्चों की यहाँ
चेक कर लेंगे। सो नाउ let me jump to step number 4. So for now step number 4 में आप बच्चों को एक टास्क देंगे। क्या करेंगे? You will give a task to the students about being good and kind. स्टेप नंबर 4 है ये। टास्क क्या है आइए देखते हैं। आप बच्चों को एक क्वेश्चन देंगे। आप उनसे कहेंगे राइट 2 lines about a good or kind act that you have done or seen. बच्चों आपने किसी के साथ कभी कोई काइंड और गुड एक्ट किया हो तो उसके बारे में 2 लाइंस आप लिखें। अब बच्चे जो हैं वो इस तरह भी लिख सकते हैं आई हेल्प्ड माई फ्रेंड व्हेन ही वाज सैड। अब बच्चों ने अपनी एक गुड और काइंड एक्ट को 2 लाइंस में यहाँ कवर कर दिया। अब क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये है हमारा राइट 2 lines about a good or kind act that you have done. कोई भी एक ऐसा काम के बारे में 2 लाइंस आपने लिखनी है जो आप सोचते हैं कि ये एक अच्छा और मेहरबान काम था, या किसी के साथ आपने कोई मेहरबानी की हो तो उसको 2 लाइंस में आपने बयान करना है। तो बच्चे इस तरीके से एक एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। बच्चे लिख सकते हैं I helped my friend when he was sad. मैंने अपने दोस्त की मदद की जब वो उदास था। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया है कि बच्चे इस तरह भी 2 लाइंस के अंदर अपना एक गुड और काइंड एक्ट को शो कर सकते हैं। तो ये टास्क आपका मुकम्मल हो जाएगा। इससे क्या पता लगेगा व्हाट विल बी द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट डू दिस टास्क। टीचर चेक करेगा स्टूडेंट्स का। यहाँ मैं लिख देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। टीचर क्या चेक करेगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर। आया बच्चों ने जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनका स्ट्रक्चर ग्रामर के तौर पे ठीक है भी या नहीं। नंबर 2 पर टीचर देखेगा ग्रामर लेवल के बच्चों की जो ग्रामर लेवल है वो कहाँ तक है, बच्चे ग्रामर के बारे में कितना जानते हैं, ये चेक हो जाएगा इस टास्क के जरिए। नंबर 3 आइडिया क्लैरिटी। आइडिया बच्चे अपने वाज़ेह कर पा रहे हैं सेंटेंसेस के अंदर या नहीं, या उन्हें कोई दिक्कत पेश आ रही है, कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो वहां पर टीचर उनको इम्प्रूव करवाएगा, उन चीजों को फोकस करेगा। टीचर को पता लग जाएगा कि बच्चों के सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर ठीक है तो यानी कि उन एरियाज पर ज्यादा फोकस और तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, और अगर ग्रामर लेवल उनका ज्यादा अच्छा नहीं है तो ग्रामर पर तवज्जो देनी है। आपको एक टारगेटेड गैप मिल जाएगा कि इस गैप पर मुझे काम करना है बच्चों के। और आइडिया क्लैरिटी भी आपको पता लग जाएगी कि बच्चों की कंप्रिहेंशन कितनी है, यानी कि बच्चा कहना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन इंग्लिश में वो इस चीज को बयान नहीं कर पा रहा। वहीं पर आप बच्चों को इन चीजों को अच्छे से टीच करेंगे इफेक्टिव मेथड के साथ कि किस तरह आप अपने आइडिया को इंग्लिश में क्लैरिफाई करते हैं और उसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये आ गया हमारा स्टेप नंबर 4। अब हम जंप करेंगे स्टेप नंबर 5। नाउ स्टेप नंबर 5 की तरफ आप फोकस करिएगा। स्टेप नंबर 5 में आप देंगे एक एक्टिविटी जो कि होगी यस एंड नो। यस एंड नो क्वेश्चंस आप बच्चों से करेंगे। आप बच्चों से कुछ इस तरह के इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जिनका उनको सिर्फ यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। जब वो यस या नो में जवाब देंगे फिर आप उनसे उनकी डीप अंडरस्टैंडिंग भी समझ सकते हैं कि आया उन्होंने अगर इस क्वेश्चन का जवाब यस दिया है तो क्यों दिया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, इनकी बैकग्राउंड नॉलेज क्या कहती है। प्रियर नॉलेज और एक्सपीरियंसेस की बेस पर ही बच्चों ने बात की होगी। और अगर कोई बच्चा नो कह रहा है तो उससे भी आप पूछे कि आया वो नो क्यों कह रहा है। बच्चों की अंडरस्टैंडिंग आप देख लेंगे कि किसी क्वेश्चन के अबाउट कितनी है। क्वेश्चन इस तरह के आप कर सकते हैं इज बीइंग काइंड ओनली अबाउट मनी। क्या बच्चों आप सोचते हैं कि काइंड होने से मुराद पैसा है?
यानी अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप किसी के साथ मेहरबानी कर सकते हैं, या फिर आप सोसाइटी में एक मेहरबान इंसान के नाम से जाने पहचाने जाएंगे, प्रोमिनेंट फिगर होंगे। या फिर आपकी क्या राय है? अब बच्चा अगर कहता है यस, मनी से ही काइंड हुआ जाता है, मनी से ही सोसाइटी हमें काइंड के अलकाबात और लक़ब से नवाजती है, तो आप उनसे फिर पूछेंगे कि बेटा आपने जो ये बात की है वो किस बेस पर की है। बच्चा फिर बताएगा जो भी उसके एक्सपीरियंसेस है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा कहे नो, तो फिर आप उससे पूछेंगे कि बेटा बताओ फिर काइंड होने से मुराद क्या है। फिर बच्चा उसकी तफसील देगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देगा। तो यहाँ से आप इस तरह के यस और नो क्वेश्चन की एक्टिविटी करवाएंगे। एक और क्वेश्चन आप उनसे करेंगे, Can kind words change someone's day? क्या मेहरबान अल्फाज, अच्छे अल्फाज किसी का भी दिन चेंज कर सकते हैं? यानी कि अगर कोई इंसान टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी किसी कैफियत से गुजर रहा है और आपके अल्फाज क्या उस पर कोई ऐसा असर कर सकते हैं कि उसका अच्छा दिन हो जाए, उसका दिन बहुत अच्छा गुजर जाए? तो क्या इस तरीके से हो सकता है? तो बच्चे इसका यस या नो में जवाब देंगे। जो बच्चे कहें यस, एज अ टीचर यू विल आस्क देम अबाउट दोस स्पेशल वर्ड्स जिनके कहने से किसी का भी दिन अच्छा गुजर सकता है। और अगर बच्चे कहें, कुछ बच्चे कहें नो, तो यू विल आस्क हाउ एंड व्हाई। क्या आपकी लेक्सिकॉन, डिक्शनरी के अंदर अच्छे अल्फाज नहीं है बेटा जो किसी का दिन चेंज कर दें? तो यानी कि आप बच्चों को इस तरह सिखा रहे हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें आप सिर्फ टॉपिक को शुरू करने से पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूस करवाते हुए कितनी सारी एक्टिविटीज करवा सकते हैं कि बच्चा पहले से ही रेडी हो जाए इस टॉपिक के बारे में। उसके जहन में बहुत से ख्यालात और बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर आप एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि शुड वी बी काइंड ओनली टू फ्रेंड्स? क्या हमें सिर्फ अपने दोस्तों के साथ ही मेहरबान रहना चाहिए, या फिर हमें हर किसी के साथ मेहरबान रहना चाहिए, हर किसी के साथ हुस्न अखलाक का रवैया रखना चाहिए, हर किसी को वो मिरर दिखाना चाहिए जो कि हमारी पॉजिटिव पर्सनैलिटी को शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ना कि नेगेटिविटी को। ओके, तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी है जो कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट में किसी भी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले की जाती है। सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी? यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चों की आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देखेंगे कि आया जो सवालात आप कर रहे हैं बच्चे उस कॉन्सेप्ट में कितने क्लियर हैं, किस तरह के जवाबात वो दे पा रहे हैं और अपनी बात को वाज़ेह कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये चीज आप नोट करेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड पर्पस जो आपका इस एक्टिविटी से पूरा हो जाएगा वो ये है वैल्यूज अंडरस्टैंडिंग, कि आया बच्चा किस चीज के बारे में क्या राय रखता है। क्या वो नेगेटिव पर्सनैलिटी का मालिक है या फिर वो किसी पॉजिटिव पर्सनैलिटी का मालिक है? आया उसकी थॉट, परसेप्शंस किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? एज अ टीचर आप डायग्नोस कर ही लेंगे। सो अब मैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट के बारे में कोई और तफसील नहीं दूंगा बिकॉज ये बहुत ज्यादा हो गया है एंड आई नो आपको डायग्नोस्टिक असेसमेंट को समझने में और इसमें जो एक्टिविटीज, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं वो सब आप इंशाअल्लाह तबारक व तआला यूज भी करेंगे अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए और स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से टॉपिक्स क्लियर कर सकेंगे। यहाँ मैं इसकी समराइजेशन कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 में हमने देखा कि वोकैबुलरी बच्चे की स्ट्रॉन्ग है नहीं है, कौन से बच्चे स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, कौन से बच्चे वीक हैं, कौन से कॉन्फिडेंट है, कौन से डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, कौन से बच्चे एक्सप्रेसिव हैं और कौन से बच्चे अपनी बात को वाज़ेह करने से डर रहे हैं, किन के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, किन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कौन अपनी बात को ज्यादा अच्छे से वाज़ेह कर पा रहा है। ये तमाम चीजें आप इन एक्टिविटीज के जरिए, इन स्टेप्स के जरिए डायग्नोस कर ही लेते हैं। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट हेल्प्स द टीचर डिसाइड हाउ टू टीच, नॉट व्हाट टू टीच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्लेसमेंट असेसमेंट। आप गेस कर सकते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट के नाम से ही किसी भी स्टूडेंट को प्लेस करना किसी लेवल पर या किसी भी ग्रेड में कि आया वो बच्चा किस काबिल है और किस हद तक वो किसी चीज में माहिर है। तो प्लेसमेंट असेसमेंट में हम क्या करते हैं? प्लेसमेंट असेसमेंट डज नॉट जज स्टूडेंट्स whether it places them where they can learn best।
यानी कि प्लेसमेंट असेसमेंट जो है वो एक ऐसी असेसमेंट होती है जो कि बच्चों को जज करने के लिए नहीं ली जाती, बल्कि जिस बेस्ट वे में बच्चे सीख सकते हैं उस वे को इख्तियार करने के लिए प्लेसमेंट असेसमेंट ली जाती है। इसका तरीकेकार क्या होता है, हम बिंग गुड एंड काइंड जो टॉपिक हमने अभी डायग्नोस्टिक असेसमेंट में लिया था क्लास 7 की इंग्लिश की जो ऑक्सफोर्ड बुक है, उसका ही हम एग्जाम्पल लेकर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट में मैंने 5 आपको स्टेप्स के जरिए बताया था कि आप डायग्नोस्टिक असेसमेंट कैसे ले सकते हैं, ऐसे ही प्लेसमेंट असेसमेंट लेने का तरीका भी मैं आपको समझा देता हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द मेन लाइन ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट। क्या है कि it is not taken to judge students, it places them where they can learn best। ये प्लेसमेंट असेसमेंट बच्चों को जज करने के लिए नहीं ली जाती है, बल्कि ये उनको बेस्ट जगह पर बेस्ट लेवल पर रखने के लिए ली जाती है ताकि वो अच्छे अंदाज में सीख सके। जैसे कि एंट्री टेस्ट फॉर न्यू क्लास, यानी कि एंट्री टेस्ट जो न्यू क्लास में बच्चे को दाखिल करने से पहले लिया जाता है वो भी प्लेसमेंट असेसमेंट का ही पार्ट होता है। नंबर सेकंड हमारे पास एग्जांपल है इंग्लिश लेवल टेस्ट। यानी कि जब भी आप किसी सेंटर में जाते हैं वहां पर आपका टेस्ट लिया जाता है जो कि प्लेसमेंट असेसमेंट होती है कि आया आपकी इंग्लिश का लेवल क्या है, आप बेसिक से सीखेंगे या आप इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आपको एडवांस लेवल पर सिखाया जाएगा। अगर आप बेसिक बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये तमाम चीजें प्लेसमेंट असेसमेंट के जरिए बच्चे को बेस्ट जगह पर रखने के लिए असेसमेंट या टेस्ट लिए जाते हैं। या फिर किसी भी स्कूल में न्यू एडमिशन के लिए जब हम अपने बच्चे को एडमिट कराने जाते हैं वहां पर हमारे बच्चे का एडमिशन टेस्ट लिया जाता है। तो वो एडमिशन टेस्ट लेने का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि बेस्ट जगह पर बच्चे को रखा जाए ताकि वो अच्छे अंदाज में सीख सके, उसकी लर्निंग जो है वो अच्छी रहेगी जब वो अच्छी जगह पर होगा। यानी जिस लेवल और ग्रेड पर बच्चा सीख सकता है बेहतरीन अंदाज में उसी जगह पर उस बच्चे को रखा जाता है। सो एडमिशन टेस्ट को भी हम प्लेसमेंट असेसमेंट का हिस्सा कहते हैं। सो व्हाट आई एग्जैक्टली मीन टू से कि एक इंग्लिश बेसिक लेवल से सीखने वाले बच्चे को अगर इंटरमीडिएट लेवल पर पढ़ाया जाएगा तो बच्चे की लर्निंग अफेक्ट होगी और बच्चा उस अंदाज में नहीं सीख पाएगा, क्योंकि जब उसकी बेसिक ही क्लियर नहीं है, उसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही नहीं पता है, तो आप इंटरमीडिएट लेवल पर उसको किस तरह पढ़ा सकते हैं। या फिर एक इंटरमीडिएट लेवल पर बच्चा है और उसको आप एडवांस सिखाना शुरू कर दें तो उस एडवांस लेवल पर वो बच्चा वो एक्टिवनेस वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकेगा जो कि इंटरमीडिएट लेवल पर देखी जा सकती है। तो प्लेसमेंट असेसमेंट लेने का सबसे बड़ा पर्पस यही होता है कि राइट लेवल पर राइट बच्चे को रख दिया जाए, जो उसका लेवल है वहीं पर वो अच्छे से सीख सकेगा। सो प्लेसमेंट असेसमेंट इंश्योर्स राइट स्टूडेंट इन राइट प्लेसेस और लेवल्स। तो ये बात भी मैं यहाँ पर फॉर टीचर्स लिख रहा हूँ कि प्लेसमेंट असेसमेंट को आप जब भी अपने नोट करेंगे कॉपीज या रजिस्टर में तो आप लिख सकते हैं कि प्लेसमेंट असेसमेंट इंश्योर्स राइट स्टूडेंट्स इन राइट प्लेसेस और लेवल्स। So if teachers are watching my video lesson about placement assessment, so you can write in your copies, placement assessment ensures right students in right places or levels। अब जैसे कि हम वही सेम टॉपिक लेते हैं इस प्लेसमेंट असेसमेंट की स्टेप्स को समझने के लिए कि प्लेसमेंट असेसमेंट आप लेंगे कैसे। तो टॉपिक हमारा वही रहेगा बिंग गुड एंड काइंड। हम रीडिंग चैलेंज करवाएंगे, रीडिंग्स करवाएंगे, ठीक है, हम लिसनिंग एक्टिविटी करवाएंगे बच्चों की, हम वोकैबुलरी टेस्ट लेंगे बच्चों का,
हम उनकी ग्रामर लेवल चेक करेंगे, उनके हम कॉन्सेप्ट्स देखेंगे कि आया क्लैरिटी आइडियाज के अंदर उनके है या नहीं, और उनकी राइटिंग वगैरह की बेस पर हम प्लेसमेंट असेसमेंट लेंगे, ठीक है। और होगा क्या कि वीक वर्सेस स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। स्टेप नंबर 1 में टीचर कहेगा, बिफोर वी कंटिन्यू आवर इंग्लिश लेसन आई वांट टू चेक योर इंग्लिश लेवल, ठीक है। तो अब हमारा स्टेप नंबर 1 है। स्टेप 1, टीचर व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखेगा और बच्चों को उसके आंसर का कहेगा। Teacher will say students to write 3 English sentences about being good and kind. टीचर कहेगा कि बेटा 3 इंग्लिश सेंटेंसेस मुझे अभी लिख कर दिखाओ बिंग गुड एंड काइंड के टॉपिक पर। अब बच्चे जो है वो लिखना शुरू करेंगे। स्टेप नंबर 1 की एक्टिविटी का जो मेन फोकस होगा वो बच्चों की सेंटेंस स्ट्रक्चर पर होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक होगा, सेंटेंस फॉर्मेशन चेक होगी बच्चों की। नंबर 2, वोकैबुलरी यूज, बच्चे वोकैबुलरी को सही जगह पर एप्रोप्रिएट अंदाज में यूज कर पा रहे हैं या नहीं, तो वोकैबुलरी यूज भी बच्चों का देखा जाएगा इस एक्टिविटी में। नंबर 3, फ्लुएंसी लेवल, बच्चों का फ्लुएंसी लेवल चेक किया जाएगा कि आया बच्चे किस अंदाज में कितनी देर में लिख पा रहे हैं कोई भी सेंटेंस। बच्चे यानी आपने दिए 3 सेंटेंस है और बच्चा टाइम इतना ज्यादा ले रहा है, जैसे कि उसको आपने पूरा एक एसे लिखने का कह दिया या कोई बहुत 2-3 पैराग्राफ लिखने का आपने कह दिया है, तो यहाँ पर आपको बच्चों की फ्लुएंसी का भी पता लग जाएगा कि बच्चों की स्पीड कितनी है, ठीक है। नाउ लेट्स जंप टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हमारे पास वोकैबुलरी प्लेसमेंट आ जाती है। इसमें क्या करेंगे आप, व्हाइट बोर्ड पर इस टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स 4 से 5 वर्ड्स आप उतारेंगे। फिर बच्चों को आप कहेंगे कि बेटा इन वर्ड्स की जो मीनिंग मैंने आगे लिखी है इनको मैच करते जाएं, ठीक है। आप हर वर्ड की मीनिंग जो है वो मुख्तलिफ वर्डों के सामने लिखते हैं, ठीक है। अब जब बच्चों को वर्ड्स की मीनिंग सही से पता होगी, याद होगी, तो वो सही से मैच कर सकेंगे। अदरवाइज बच्चों की यहाँ भी प्लेसमेंट असेसमेंट हो जाएगी कि आया कौन सा बच्चा कितने पानी के अंदर है। तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट 4 to 5 वर्ड्स ऑन बोर्ड, जैसे कि आप लिख दें यहाँ पर काइंड, फिर आप लिखें रिस्पेक्ट। नंबर 3 पे आप लिख दें हेल्प। नंबर 4 पे आप लिखें गुड। नंबर 5 पे आप लिख दें केयर। अब आप इन वर्ड्स की मीनिंग आगे लिख दें और बच्चों को कहें कि बेटा मैच करो कौन से वर्ड की मीनिंग किसकी है, ठीक है। सो आप ये क्वेश्चन देंगे यहाँ पर मैच। बच्चों को यहाँ पर आपने चॉइस देनी है, या तो आप मीनिंग्स लिख देंगे इन वर्ड्स की, आगे बच्चों को कहें मैच करो वर्ड्स की मीनिंग को, या फिर आप जो है एक और सीन कर सकते हैं यहाँ पर बच्चों के साथ, या फिर बच्चों को आप कहें बेटा मेक अ सेंटेंस यूजिंग एनी 2 वर्ड्स फ्रॉम दिस। इन गिवन वर्ड्स में से कोई 2 वर्ड्स आप उठा लें और उसका एक सेंटेंस बनाएं। यहाँ पर आप प्लेसमेंट असेसमेंट में वोकैबुलरी प्लेसमेंट बच्चों की देखेंगे कि आया बच्चे सेंटेंस किस तरह बना रहे हैं, बच्चों को वर्ड्स की मीनिंग पता है नहीं है, कितने बच्चे हैं जिनको अच्छे तरीके से वर्ड्स मीनिंग्स मैच करना आ रही है, कितने बच्चे हैं जिनको सेंटेंस में वर्ड्स का यूज करना अच्छे से आता है। तो ये भी प्लेसमेंट असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ से आपका जो मेन पर्पस और फोकस होगा इस एक्टिविटी का वो यही होगा कि आप बिगिनर वर्सेस इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन, बिगनर वर्सेस इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स आइडेंटिफिकेशन आपको हो जाएगी कि आया कौन से बच्चे इंटरमीडिएट लेवल पर हैं वोकैबुलरी यूज करने में, वोकैबुलरी की मीनिंग्स मैच करने में, और कौन से बच्चे बिगनर हैं, ठीक है, किनको अभी फोकस की जरूरत है और मेहनत की जरूरत है। तो टीचर यहाँ से उनकी प्लेस देख लेगा। तो आई एम गोना टॉक अबाउट स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास रीडिंग
प्लेसिंग टास्क। बच्चों की रीडिंग कंप्रहेंशन चेक करने के लिए एज अ टीचर आप रीडिंग कंप्रहेंशन टास्क करवाएंगे। यू विल आस्क योर स्टूडेंट्स टू रीड अ स्पेसिफिक पैराग्राफ एंड देन अंडरस्टैंड कंप्रहेंड व्हाटएवर इज रिटन देयर। यानी कि आपने अपने स्टूडेंट्स को एक ऐसी एक्टिविटी, एक ऐसा टास्क देना है जिसमें वो कोई खास पैराग्राफ आप उन्हें प्रोवाइड करेंगे कि बेटा ये पढ़े, ठीक है, और साइलेंटली आपने पढ़ना है। इसमें शोर शराबा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि व्हाट इज रिटन देयर एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ का माना क्या है, इसलिए कि आपने कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग भी बच्चों की चेक करनी है। क्यों? क्योंकि आप कंप्रहेंशन चेक करना चाह रहे हैं। रीड द पैराग्राफ साइलेंटली एंड आंसर। आप स्पेसिफिक पैराग्राफ बच्चों को दे देंगे, कहेंगे चुपचाप इसकी रीडिंग करो, और मैं जो क्वेश्चन अब आपसे करूं इस पैराग्राफ के मुताबिक आपने उनका सही सही जवाब देना है, ठीक है। तो यानी कि बच्चों की कंप्रहेंशन चेक होगी। यहाँ पर आप क्या बच्चों से पूछ सकते हैं उस पैराग्राफ के अबाउट? आप पूछ सकते हैं हु इज बीइंग काइंड इन द पैराग्राफ। अब जो आपने पैराग्राफ दिया है उसके अंदर कोई ना कोई शख्स है, ठीक है, जो जिसकी बात हो रही है कि भाई वो बंदा काइंड है, मेहरबान है। तो आप जो है बच्चों से पूछेंगे बेटा आप बताएं कि कौन मेहरबान हो रहा है इस पैराग्राफ में। अब बच्चों को अगर समझ आया होगा, पैराग्राफ अच्छे से कंप्रहेंड उन्होंने किया होगा, तो वो फौरन से नाम बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन आप बच्चों से कर सकते हैं, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पैराग्राफ। बताएं बेटा कि इस पैराग्राफ में क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो आपका रीडिंग प्लेसिंग टास्क स्टेप नंबर 3 में जो करवाया है आपने, उसका मेन पर्पस क्या रहेगा? कंप्रहेंशन स्पीड चेक। अपने बच्चों की समझने की जो सलाहियत है कि आया वो कितनी स्पीड में समझ पाते हैं, कितनी तेजी से किसी भी पैराग्राफ को पढ़कर समझ पा रहे हैं, ये भी आपने प्लेसमेंट असेसमेंट के जरिए एक स्टेप नंबर 3 में टास्क करवाकर जान लेना है। स्टेप नंबर 4 में राइटिंग प्लेसमेंट एक्टिविटी, एक ऐसी एक्टिविटी आप करवाएंगे स्टेप नंबर 4 में जहां पर बच्चों की ग्रामर कंट्रोल, आइडिया क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस लेवल चेक हो जाएगा। व्हाट यू विल से टू योर स्टूडेंट्स, आप कहेंगे राइट 4 to 5 लाइन्स ऑन व्हाई इज बीइंग काइंड इंपॉर्टेंट। आप बच्चों से कहेंगे बेटा काइंड होना क्यों जरूरी है, क्या अहमियत है इसकी। इंग्लिश में आप 4 से 5 लाइंस में इसको डिफाइन करें और मुझे चेक करवाएं। इससे टीचर इवेल्युएट कर लेगा बच्चों को कि ग्रामर पर कितना कंट्रोल है, आइडिया क्लैरिटी बच्चों को है नहीं है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल किस हद तक है, ठीक है। ये तो था हमारा स्टेप नंबर 4। इट वाज सो इजी एंड सो जस्ट। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 5 की। नाउ स्टेप नंबर 5 इज द एंड ऑफ प्लेसमेंट असेसमेंट स्टेप्स। स्टेप नंबर 5 जो है वो आखिरी स्टेप होगा। जैसे हमने बिग गुड एंड काइंड ये जो टॉपिक लिया लेसन, इस पर हमने प्लेसमेंट असेसमेंट करी है बच्चों की। तो अब स्टेप नंबर 5 में आप ग्रुप प्लेसमेंट डिसीजन लेने के काबिल हो जाओगे। 4 आपने एक्टिविटीज, 4 आपने स्टेप्स के जरिए बच्चों को किस लेवल पर, किस ग्रेड में, कौन से बच्चों को स्ट्रॉन्ग ग्रुप में रखना है, किन बच्चों को वीक ग्रुप में रखना है, कौन से बच्चों की ग्रामर अच्छी है, कौन सी की अच्छी नहीं है, किन बच्चों को कहां, किस लेवल, किस ग्रेड पर आपने देखना है और रखना है, आपने 4 स्टेप्स के जरिए क्लियर किया है। नाउ यू विल मेक अ डिसीजन अबाउट प्लेसिंग स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। अब ग्रुप ए जो है वो उन बच्चों का होगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग रीडिंग भी कर रहे हैं, कंप्रहेंशन भी उनकी बहुत अच्छी है, उनकी राइटिंग वे भी अच्छा है, उनको ग्रामर पे कंट्रोल भी है, उनकी आइडिया क्लैरिटी भी है, यानी ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छे तरीके से वो कवर अप कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ग्रुप ए में उन बच्चों को रख देंगे। फिर ग्रुप बी बनाएंगे आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स वाले बच्चों को, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिन बच्चों की हो रही है, यानी कि उन्होंने कोई पैराग्राफ पढ़ा, उसके बाद कुछ चीजें उनको नहीं समझ आ रही, कुछ चीजें वो आपको बयान कर पा रहे हैं, तो उनको आप ग्रुप बी में रख देंगे। फिर ग्रुप सी जो है वो ऐसे बच्चों का होगा जिन पर सच में आपको काम करने की जरूरत है, उन पर बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत तवज्जो की जरूरत है, फिर आप उनको प्लेस कर देंगे। यानी आपने क्या किया, एक डिसीजन मेक किया, ठीक है, बच्चों को ग्रुप्स में प्लेस कर दिया आपने, यानी कौन सा बच्चा कौन से ग्रेड और लेवल पर होने चाहिए आपने प्लेस उनको किया, तो ये प्लेसमेंट असेसमेंट हुई। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखिएगा एज अ टीचर,
हर बच्चा जो होता है वो एक ही स्पीड के साथ नहीं सीखता है। हर बच्चे की सीखने की जो स्पीड है वो मुख्तलिफ होती है। कोई बहुत तेजी से सीखता है, कोई आहिस्ता सीखता है। किसी बच्चे को इस मेथड से समझ आती है बात सही से, किसी को उस मेथड से समझ आती है। एज अ टीचर ये आपका काम है कि आप बच्चों की प्लेसमेंट असिस्मेंट भी करें, डायग्नोस्टिक असिस्मेंट भी करें। आप उनके साथ जो है फॉर्मेटिव असिस्मेंट और सुमेटिव असिस्मेंट में तो आप देख ही लेते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। तो ये तमाम एक्टिविटीज असिस्मेंट आप एज अ टीचर करते रहेंगे तो बच्चों की लर्निंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अदरवाइज अगर जैसे तैसे काम चल रहा है, बस जाने दो भाई, कौन सा कोई चेक करता है, हमें क्या है इन बच्चों के फ्यूचर से, हमें तो अपनी सैलरी से मतलब है। सो अगर इस तरह की सोच का कोई टीचर होता है, सो मैं कहता हूं उसे टीचर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि टीचर का काम बच्चों का करियर और फ्यूचर बनाना होता है, ना कि उनको बिगाड़ देना। सो प्लेसमेंट असेसमेंट फॉर द लेसन बीइंग गुड एंड काइंड हेल्प्स द टीचर place students into appropriate learning levels based on their English ability. So this was all about प्लेसमेंट असिस्मेंट। प्लेसमेंट असिस्मेंट आपको एज अ टीचर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप किस तरीके से करेंगे। स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, कौन कौन सी एक्टिविटीज करवा सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लास 7 की इंग्लिश ऑक्सफोर्ड की जो बुक है उसका एक टॉपिक उठा रखा है, ठीक है। डायग्नोस्टिक असिस्मेंट का भी मैंने स्टेप्स इसी टॉपिक पर समझाए हैं आपको, और आपको मैंने प्लेसमेंट असिस्मेंट भी इसी लेसन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही समझाई है। एज अ टीचर जब भी आप किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे तो आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। Here comes another type of assessment जिसका नाम है एग्जेक्टिव असेसमेंट। नाम थोड़ा सा ऑड है और एक्वायर्ड है, बट आप देखेंगे कि ये वाली जो असेसमेंट है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एग्जेक्टिव असेसमेंट की मैंने थोड़ी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, वो ये है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ असेसमेंट इन विच अ स्टूडेंट्स करंट परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड विद हिज और हर ओन प्रीवियस परफॉर्मेंस, नॉट विद अदर स्टूडेंट्स। आई होप कि एज अ टीचर अगर आपने ये डेफिनेशन अभी सुनी और देखी है तो समझ गए होंगे कि स्टूडेंट का जो मुवाजना किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, वो उस स्टूडेंट के पास्ट से ही किया जा रहा है, ना कि दूसरे स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस से। अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट टू रिमेंबर देता हूं। एग्जेक्टिव असेसमेंट बिल्ड्स सेल्फ ग्रोथ। एग्जेक्टिव असेसमेंट जो है वो सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करती है, ना कि दूसरे स्टूडेंट से कंपैरिजन करती है। फॉर एग्जांपल, एक महीने पहले लिया गया किसी टॉपिक के बारे में टेस्ट, बच्चे ने 5 आउट ऑफ 10 नंबर्स उठाए, और इस मंथ उस टेस्ट में उसी बच्चे ने 8 आउट ऑफ 10 उठाए। तो दैट मींस बच्चे की सेल्फ ग्रोथ हुई है, उसकी इंप्रूवमेंट हुई है। सो एग्जेक्टिव असेसमेंट का जो मेन पर्पस होता है, फोकस होता है, आप देखेंगे वो यही होता है कि नंबर 1, मोटिवेशन। जब बच्चा अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट देखता है तो ऑटोमेटिक बच्चा मोटिवेट हो जाता है। सो एग्जेक्टिव असेसमेंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मोटिवेशन ऑफ एनी स्टूडेंट। नंबर सेकंड, एग्जेक्टिव असेसमेंट किसी भी स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। जब बच्चा अपने अंदर सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ इंप्रूवमेंट देखता है, अच्छे नंबर उठाना शुरू करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने ऊपर बढ़ जाता है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर, जहां पर एक बच्चा है जिसका नाम अली है। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर अली जो बच्चा है उसकी कारकर्दगी के बारे में बात कर रहे हैं। लास्ट मंथ अली स्कोर्ड 5 आउट ऑफ 10। अब 10 नंबर में से अली ने 5 नंबर उठाए थे पिछले महीने के टेस्ट में। दिस मंथ ही स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 10। इस महीने उसने 10 में से 8 नंबर उठाए हैं। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं? आपने देखा कि अली की एक महीने में इंप्रूवमेंट हुई और उसने अब 5 की जगह 8 नंबर उठाए हैं। जब बच्चा खुद देखता है कि मैं इंप्रूव कर रहा हूं तो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होगा, उसकी इंप्रूवमेंट प्रोग्रेस आएगी, उसकी स्टडी में, उसकी रीडिंग में। हर एक जाविये से अगर आप एग्जेक्टिव असेसमेंट करेंगे तो बच्चे की कारकर्दगी में नुमाया फर्क देखेंगे। यहाँ पर आपने देखा कि अली को हमने अली के पास्ट से ही कंपेयर किया है, ना कि किसी और दूसरे बच्चे से हमने अली को कंपेयर किया, बल्कि एक महीने पहले जो अली की रिपोर्ट आई थी उसी रिपोर्ट के मुताबिक इस महीने की रिपोर्ट को हमने अली से कनेक्ट किया। तो आपने क्या देखा कि अली वीएस अहमद, क्या ये एग्जेक्टिव असेसमेंट होगी? नो।
क्योंकि अली का मुकाबला अहमद से नहीं किया जा रहा। अली का मुकाबला एग्जेक्टिव असेसमेंट में अली से ही किया जाएगा। और सेकंड पर हमने देखा कि अली वर्सेस अली पास्ट, हमने अली का मुआवजा किया, कंपैरिजन किया अली के पास्ट से, तो क्या ये एग्जेक्टिव असेसमेंट बनी? क्या हम इसे एग्जेक्टिव असेसमेंट कह देंगे? सो यस। एक बात यहां पर याद रखना आपको बहुत जरूरी है कि असेसमेंट का मकसद बच्चों को फेल करना नहीं, बल्कि उनकी इंप्रूवमेंट, उनकी ग्रोथ और उनको स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। अनदर टाइप ऑफ असेसमेंट जो कि इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट नहीं भी है, यानी कि अगर आप इसे जान लेते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो ना जानना चाहें उनके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है। सो CCA जो है वो इसको हम एब्रिविएशन में कहते हैं, लेकिन इसकी जो असल फुल मीनिंग है वो है कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव असेसमेंट। कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव असेसमेंट नाम से ही एज अ टीचर आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि स्टूडेंट्स के लिए स्कूल कॉलेजेस के अंदर सिर्फ एग्जाम ही सब कुछ नहीं होता है, बल्कि उनका बिहेवियर, एटीट्यूड, उनके बात करने का अंदाज, उनकी नेचर, ये तमाम चीजें अगर स्कूल कॉलेजेस के अंदर इंप्रूव नहीं करवाई जाती, इन पर फोकस नहीं होता, तो स्कूल जाने वाले उन स्टूडेंट्स का कोई फायदा नहीं है, बजाय इसके कि वो टाइम जाया कर रहे हैं। तो आपने एज अ पेरेंट हमेशा अपने बच्चों की एटीट्यूड, बिहेवियर, उनकी नेचर, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, हर एक चीज पर आपने नजर रखनी है कि स्कूल में क्या इनकी तरबियत भी हो रही है या नहीं, क्या इन्हें इनके असातिज़ा, इनके टीचर्स सही अंदाज में जीने का मकसद सिखा भी रहे हैं, या फिर बस वो इनको एग्जाम के ऊपर ही मेहनत करवाते हैं कि बस आपने एग्जाम में पास होना है, अच्छे नंबरों से पास होना है, ये टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं, रट्टा मारना है, और फिर आप जो है अच्छे इंसान कहलाओगे कि भाई इस बंदे ने मैट्रिक में ए ग्रेड ले रखा है, XYZ। यानी कि आपने असातिज़ा भी ऐसे ही देखने हैं जो तरबियती याफ्ता हो, ऐसे नहीं जो सिर्फ नंबर्स और एग्जाम के पीछे हो। तो हमारी कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव असेसमेंट हमें यही सिखाती है कि एज अ टीचर आपने स्टूडेंट को जीने का तरीका सिखाना है, ना सिर्फ उनको आप एग्जाम और नंबर्स के पीछे लगा दें। ठीक है। सो मैं यहाँ पर इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखता हूँ और पर्पज में आपको बता देता हूँ क्या होता है। CCE का मतलब है कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव असेसमेंट। तो कंटिन्यूअस यानी कि उर्दू में मैं यहां लिख देता हूं साल भर असेसमेंट, यानी पूरे साल टीचर जो है बच्चों की असेसमेंट करता ही रहता है। कैसे? जरूरी नहीं कि बच्चों को आपने सिलेबस कवर करवा दिया, टॉपिक्स कवर करवा दिए तो ये आपका काम मुकम्मल हो गया। नहीं, आप उनके वे ऑफ वॉकिंग पर भी तवज्जो दें, बच्चा चल तो ठीक रहा है, वे ऑफ टॉकिंग पर भी तवज्जो दें कि उसकी बात करने की जो वे है, उसकी जो टोन है, क्या वो कभी हाई हो जाती है, कहीं वो तू तड़ाक तो नहीं करता है, कहीं वो ज्यादा जज्बाती तो नहीं हो जाता, उसको गुस्सा ज्यादा तो आपने हर एक चीज पर बच्चों को समझाना है, उनको एक अच्छा इंसान बनाना है। तो साल भर असेसमेंट जब आप करते रहेंगे तो बच्चे की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगी। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि बच्चा जो है वो कोरे कागज की तरह होता है, उस पर जो भी आप लिख दोगे वो उस पर छप जाएगा। ठीक है। तो छोटे से बच्चे को तो नहीं पता ना गुस्से के बारे में, जज्बात के बारे में, और बुरे अंदाज, बुरे एटीट्यूड, नेगेटिव पर्सनैलिटी वो नहीं जानता कि किसको कहते हैं। वो तो बस जो देखता है, जिस चीज पर उसको नहीं टोका जाता, वो उन चीजों को अपने अंदर अडेप्ट कर लेता है। तो आपने एज अ टीचर हर एक चीज पर नजर रखनी है। तो CCA जो है वो यही चीज हमें बताता है। अब यहाँ पर जो कंप्रिहेंसिव असेसमेंट का मतलब हमने निकाला है वो यही है कि आपने एकेडमिक प्लस नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज, नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज पर भी तवज्जो देनी है, भरपूर तवज्जो देनी है, क्योंकि यहीं से नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज जब बच्चे की ठीक होंगी तो एकेडमिक रिकॉर्ड उसका ऑटोमेटिक भरपूर अंदाज में इंप्रूव। एकेडमिक में आप जानते हैं कि टेस्ट आ गए, एग्जाम्स आ गए, टेस्ट हो गए, एग्जाम्स हो गए, बच्चों की इवेल्युएशन आपने करनी है हर तरीके से। तो एकेडमिक ये हो गया। और नॉन एकेडमिक में बच्चों का बिहेवियर, एटीट्यूड, और जो मैंने बातें की वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग, हर तरीके से, हर जाविये से आपने नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज भी बच्चे की भरपूर अंदाज में फोकस में रखनी है। तो यानी कि ये असेसमेंट स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को पूरे तरीके से इवेल्युएट करती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव असेसमेंट। नाउ असेसमेंट की टाइप्स हो जाती है खत्म।
अब हम शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज ओनली जजिंग स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द ग्रेड्स एंड नंबर्स। यानी कि असेसमेंट में आपने देखा था कि हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन वट एवर हैज गिवन कि बच्चा जो है वो कितना सीख रहा है, कहाँ पर गैप्स आ रहे हैं, कहाँ पर कौन सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, असेसमेंट में हमने ये देखा था। बट इवेल्युएशन में मैंने आपको बताया था कि ये ग्रेडिंग सिस्टम होता है जिसमें बच्चों को यानी कि होल सिलेबस का जो है वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जिसमें बच्चों को ग्रेड दिए जाते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, और ना सिर्फ बच्चों के नंबर्स के जरिए बच्चों के ग्रेड बनते हैं, बल्कि टीचर की जो टीचिंग होती है, जो टीचिंग मेथड उसने अपनाया होता है, उसको भी हमने इवेल्युएट करना होता है कि आया टीचिंग मेथड कितना इफेक्टिव रहा, बच्चों ने कितना सीखा, किस हद तक बच्चे जो हैं सिलेबस कवर कर सके हैं और टॉपिक्स कितने क्लियर हैं। तो टीचिंग भी हमारी इवेल्युएशन के जरिए इंप्रूव होती है। असेसमेंट में क्या था कि स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को देखते हुए टीचर जो है वो फीडबैक देता है, कमेंट्स देता है। ठीक है, कि भाई बच्चा अच्छा सीख रहा है या नहीं सीख रहा। ठीक है, वो तमाम चीजें जज करता है। बट इवेल्युएशन के अंदर बच्चे की रिपोर्ट बनाई जाती है, रिपोर्ट कार्ड्स बनते हैं, बच्चे को ग्रेड्स दिए जाते हैं, नंबर्स दिए जाते हैं, जिसके जरिए पता लगता है कि आया बच्चा कितना सीख सका। फाइनल एग्जाम, सेमेस्टर सिस्टम, ये तमाम जो है इवेल्युएशन के ही प्रोसेसेस हैं। असेसमेंट का मैंने आपको बताया था कि इट आइडेंटिफाइज स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट्स एंड आल्सो इंप्रूव्स टीचिंग मेथड्स, मोटिवेट स्टूडेंट्स, आल्सो डिसाइड प्रमोशन और फीडबैक। ठीक है, ये असेसमेंट का सारा पर्पस होता है। इवेल्युएशन का पर्पस क्या होता है कि ना सिर्फ स्टूडेंट को उसकी प्रोग्रेस दिखाई जाती है, उनके माँ बाप को स्टूडेंट की रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं, बल्कि टीचिंग मेथड पर भी इवेल्युएशन का बहुत बड़ा किरदार और असर रहता है कि आया नेक्स्ट टाइम हमने किस मेथड से बच्चों को पढ़ाना है ताकि लर्निंग भी इंप्रूव हो, टीचिंग भी इफेक्टिव रहे। फॉर एग्जांपल, आफ्टर सीइंग द टेस्ट रिजल्ट्स अ टीचर में डिसाइड टू रिव्यू सम टॉपिक्स और चेंज द टीचिंग मेथड। क्या होता है कि टेस्ट रिपोर्ट्स स्टूडेंट्स की टीचर जब देखता है तो फिर उसे अंदाजा हो जाता है कि मेरा जो टीचिंग मेथड था क्या वो इफेक्टिव रहा या नहीं रहा। नहीं रहा तो फिर वो उन टॉपिक्स को वंस अगेन अगर रिपीट करवाना चाहे टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, फिर टेस्ट में भाई बच्चे बहुत ज्यादा वीक हैं, यानी कि मेरी टीचिंग में कहीं ना कहीं लैक है, फिर टीचर जो है वो अपनी टीचिंग को भी इंप्रूव करेगा तो लर्निंग पर असर आएगा ही। सो इवेल्युएशन जजेस द क्वालिटी ऑफ इफेक्टिवनेस and also evaluation is done after seeing the results of assessment. Evaluation is to make decisions or improvement in teaching because they help teachers understand what students know, they guide students to improve their skills, they help schools and teachers improve their teaching methods as well. Last but not least, they ensure learning goals are being met. तो ये असेसमेंट और इवेल्युएशन की थोड़ी सी समराइजेशन थी जो मैंने कर दी है। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या है। सो बेसिकली इवेल्युएशन हैज टू टाइप्स। नंबर वन इज क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव इवेल्युएशन। नाउ यू कैन गेस एज अ टीचर कि क्वांटिटेटिव का माना है जिस इवेल्युएशन में हम क्या दे रहे हैं, बच्चों को मार्क्स दे रहे हैं, ग्रेड्स दे रहे हैं। ये क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन हमें ग्रेड्स और मार्क्स के जरिए पता लगती है कि ये कौन सी इवेल्युएशन थी, क्वांटिटेटिव थी। अब क्वालिटेटिव इवेल्युएशन जो है वो क्या हमें इवेल्युएट करके देती है, बच्चे का बिहेवियर, एटीट्यूड, ओवरऑल पर्सनैलिटी उसकी, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस, यानी जो भी इवेंट्स हो रहे हैं स्कूल्स में उनमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है नहीं कर रहा, क्यों कर रहा है और क्यों नहीं कर रहा, ये तमाम चीजें हम इवेल्युएट करते हैं क्वालिटेटिव इवेल्युएशन में। तो ये होती है इवेल्युएशन की टाइप्स। आई होप कि आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। दिस इज द लॉन्गेस्ट वीडियो लेक्चर आई हैव एवर रिकॉर्डेड। आई डोंट नो कि इसके बाद शायद मैं इस तरह के बड़े बड़े वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकूं या करूंगा, बट दिस वन इज गोना बी द लॉन्गेस्ट वीडियो लेक्चर एवर ऑन माय चैनल। ये जो वीडियो लेक्चर है ये मेरे चैनल पर सबसे लॉन्गेस्ट, यानी कि आई थिंक 1 आवर से भी ऊपर जाने वाला है। सो दिस वाज ऑल अबाउट असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। आई होप कि आपको ये तमाम चीजें समझ आई होंगी, जो स्टेप्स मैंने बताए, जो इनकी मैंने टाइप्स बताई हैं, ये तमाम चीजें बहुत अच्छे से आप समझे होंगे। एज अ टीचर इन चीजों को आप अप्लाई भी करते हैं, बट वी डोंट नो कि इनको हम क्या क्या कहते हैं। ठीक है, हमें इनके नाम नहीं पता होते, लेकिन हम अप्लाई कर रहे होते हैं इन द क्लासेस। ठीक है, ड्यूरिंग द लेक्चर्स भी आप बहुत सारी चीजें इनमें से ही कर रहे होते हैं। अब आपको इनके नाम भी पता लग गए हैं, इनके स्टेप्स आपको पता लग गए हैं, सो आप जो है अब बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।